कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम जानकारी के एक ऐसे महासागर में तैर रहे हैं जिसमें कोई किनारा ही नहीं है। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपके पास दसियों आर्टिकल्स हैं, कुछ पीडीएफ, मीटिंग के नोट्स और शायद कुछ यूट्यूब वीडियो भी हैं। बिल्कुल। अब इन सब को हजम करके कुछ काम का निकालना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है ना? सही बात है। ये जानकारी का अंबार या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हाँ। और आज हम गूगल के 2 ऐसे एआई टूल्स की परतें उधेड़ने वाले हैं जो ठीक इसी समस्या से निपटने का दावा करते हैं। अच्छा। हम बात करेंगे नोटबुक एलएम की, जो एक तरह का पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट है। अच्छा। और इसके विजुअल साथी नैनो बनाना। सही कहा। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये टूल्स क्या करते हैं, बल्कि ये समझना है कि ये किस सोच पर आधारित हैं। बिल्कुल। हमारे पास गूगल के अपने ब्लॉग पोस्ट्स हैं, कुछ पत्रकारों के रिव्यूज हैं जिन्होंने इन टूल्स को असल काम में इस्तेमाल किया है, और कुछ तकनीकी विश्लेषण भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चमक दमक के पीछे असल में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटबुक एलएम। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एवरनोट या वन नोट जैसा कोई और नोट बनाने वाला ऐप होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा अलग और दिलचस्प है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट सोर्स ग्राउंडेड इंटेलिजेंस पर टिका है। इसका क्या मतलब है? ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही इस टूल की आत्मा है। सोर्स ग्राउंडेड का मतलब है कि ये एआई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों, वीडियो या ऑडियो फाइल्स पर अपनी समझ बनाता है जो आप उसे देते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि ये एक निजी ट्यूटर है जो सिर्फ उन्हीं किताबों से पढ़ाएगा जो आपने उसे दी हैं। वो इंटरनेट पर जाकर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेगा। अच्छा। और ये इसलिए जरूरी है ताकि एआई की सबसे बड़ी और बदनाम समस्या मतिभ्रम या जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, उससे बचा जा सके। बिल्कुल। हैलुसिनेशंस वो स्थिति है जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें कहने लगता है जो पूरी तरह से मनगढ़ंत होती हैं। जैसे कोई छात्र बिना पढ़े परीक्षा दे रहा हो। हाँ, ठीक वैसा ही। नोटबुक एलएम इस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। अगर जानकारी आपके दिए हुए स्रोत में नहीं है तो वो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। इसी से भरोसा बनता है। सही कहा। तो आप इसमें गूगल डॉक्स, पीडीएफ, वेबसाइट के लिंक, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट और MP3 ऑडियो फाइलें भी डाल सकते हैं। हाँ, कई तरह के सोर्स। और जैसे ही आप ये करते हैं, एक कमाल की चीज होती है जिसे ये नोटबुक गाइड कहते हैं। हाँ। ये सिर्फ एक फोल्डर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोटबुक गाइड अपलोड होते ही आपके सारे मटेरियल को स्कैन करता है और उसके चारों ओर एक इंटेलिजेंस लेयर बना देता है। इंटेलिजेंस लेयर। हाँ, ये अपने आप एक डिटेल्ड समरी बना देगा, उन दस्तावेजों से जुड़े कुछ जरूरी सवाल मतलब FAQs तैयार कर देगा, और यहाँ तक कि एक स्टडी गाइड भी बना देगा जिसमें मुख्य विषय और परिभाषाएं होंगी। मतलब रॉ मटेरियल को एक संगठित ज्ञान के ढांचे में बदल देता है। एकदम सही। तो ये निष्क्रिय जानकारी को सक्रिय ज्ञान में बदलने की पहली सीढ़ी है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये टूल आपको रटने में नहीं बल्कि असल में सीखने में मदद करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। इसमें फ्लैश कार्ड और क्विज बनाने वाले फीचर्स हैं। हाँ, और ये बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। आप अपनी नोट्स के किसी भी हिस्से को चुनकर उससे तुरंत फ्लैश कार्ड या एक क्विज बनाने के लिए कह सकते हैं। और आप कठिनाई भी तय कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी तय कर सकते हैं कि क्विज आसान हो या मुश्किल। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका कोई जवाब गलत होता है तो वो सिर्फ ये नहीं बताता कि जवाब गलत है, बल्कि समझाता भी है। हाँ, समझाता है कि क्यों, और आपको सीधे स्रोत के उस हिस्से पर ले जाता है जहां सही जानकारी मौजूद है। एक मिनट, मैंने स्रोतों में ऑडियो ओवरव्यू के बारे में पढ़ा और मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया। आप कह रही हैं कि ये मेरे डॉक्स से एक पॉडकास्ट बना देगा? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो आवाजें रोबोटिक नहीं लगती? नहीं, क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच तो हमने पहले भी सुना है और वो अक्सर काफी उबाऊ होता है, लेकिन ये उससे कहीं आगे है। अच्छा। ये आपके कंटेंट को 2 AI होस्ट्स को सौंपता है जो उस पर एक स्वाभाविक बातचीत करते हैं। एक सूत्र के अनुसार 73% कर्मचारी जटिल विषयों को सीखने के लिए ऑडियो पसंद करते हैं, तो ये उसी जरूरत को पूरा करता है। यानी वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते बल्कि उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। हाँ, और आप उस चर्चा का फॉर्मेट भी चुन सकती हैं। फॉर्मेट भी? हाँ, एक ब्रीफ फॉर्मेट है जिसमें एक AI होस्ट 5 मिनट में सब कुछ समेट देता है।
एक क्रिटिक फॉर्मेट है जिसमें 2 एआई होस्ट आपके काम की ताकत और कमजोरियों पर बात करते हैं। और एक डिबेट फॉर्मेट भी ऐसा है? हाँ, और एक डिबेट फॉर्मेट भी है जहां वो विषय के 2 अलग-अलग पहलुओं पर बहस करते हैं। आप एआई होस्ट्स को बीच में रोककर उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। वाह, ये तो पढ़ने को एक सक्रिय संवाद में बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। तो नोटबुक एलएम हमारी लिखी हुई और बोली हुई जानकारी को समझने में माहिर है। लेकिन रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल भी होता है। चार्ट्स, डायग्राम्स, तस्वीरें। यहीं पे इसका साथी टूल आता है जिसका कोड नेम बड़ा दिलचस्प है, नैनो बनाना। बिल्कुल। नैनो बनाना गूगल का इमेज जनरेशन टूल है और लॉन्च के बाद से इससे 5 अरब से ज्यादा तस्वीरें बनाई जा चुकी हैं। 5 अरब? हाँ, लेकिन जो चीज इसे मिड जर्नी या डाली जैसे दूसरे टूल्स से अलग करती है वो इसकी फिलॉसफी है। हमारे एक श्रोता ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये एक सपने देखने वाला नहीं बल्कि एक इंजीनियर है। इंजीनियर, इसका मतलब इसकी ताकत कलात्मकता से ज्यादा तकनीकी सटीकता में है। एकदम सही। उदाहरण के लिए आप इसे किसी इमारत का 2D ब्लूप्रिंट दे सकते हैं और ये उसे एक वास्तविक दिखने वाले 3D रेंडर में बदल सकता है। ये तो आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। और इसकी एक और बड़ी खूबी है, तस्वीरों में साफ सुथरा टेक्स्ट लिख पाना। ये वो चीज है जहां ज्यादातर एआई इमेज जनरेटर्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मैंने ये खुद अनुभव किया है। आप एआई से एक पोस्टर बनाने को कहें और वो टेक्स्ट को ऐसा लिखता है जैसे कोई एलियन भाषा हो। सही कहा। तो अगर नैनो बनाना इसे सही कर सकता है तो ये वाकई बड़ी बात है। हाँ। और ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने तक सीमित नहीं है। एक पत्रकार ने बताया कि कैसे उसने अपनी रिपोर्ट का टेक्स्ट नोटबुक एलएम में डाला और फिर नैनो बनाना को उससे इन्फोग्राफिक्स बनाने का निर्देश दिया। और नतीजा काफी प्रभावशाली था। इसमें तस्वीरों को एडिट करने की भी जबरदस्त क्षमता है, जैसे किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग भरना या तस्वीर से किसी चीज को हटाना और उस जगह को समझदारी से भर देना। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। एक पत्रकार ने इसे खतरनाक रूप से उत्कृष्ट कहा है, डेंजरसली एक्सीलेंट। हाँ, इसकी बनाई तस्वीरें इतनी असली लगती हैं कि असल और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये डीप फेक और गलत सूचना के बारे में बहुत बड़ी चिंताएं खड़ी करता है। तो गूगल इससे कैसे निपट रहा है? गूगल इस खतरे से वाकिफ है और उन्होंने इससे निपटने के लिए सिंथ आईडी नाम की एक तकनीक बनाई है। सिंथ आईडी? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हर एआई जनित तस्वीर के पिक्सल्स में एक अदृश्य डिजिटल फिंगरप्रिंट डाल दिया जाता है जो इंसानी आंख को नहीं दिखता, लेकिन एक खास टूल इसे पहचान सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जाली नोट पहचानने वाली मशीन। ये एक तकनीकी कवच बनाने की कोशिश है। ये तो हुई इन टूल्स की क्षमताओं की बात। अब देखते हैं कि असल दुनिया में लोग इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण है। हाँ है। जैसे लेखक वॉल्टर आइजैक्सन जो मैरी क्यूरी पर किताब लिख रहे हैं, उनकी डायरियों और पत्रों के विशाल संग्रह को समझने के लिए नोटबुक एलएम का उपयोग कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये टूल अकादमिक रिसर्च को तेज कर सकता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि ये जानकारी को लोकतांत्रिक कैसे बना सकता है। एक नागरिक अपने शहर की काउंसिल मीटिंग के मिनट्स और स्थानीय नियमों के दस्तावेजों को नोटबुक एलएम में डालकर हर हफ्ते एक सरल समझने योग्य न्यूज़लेटर बना रहा है। वाह, मतलब वो जटिल सरकारी भाषा का अनुवाद आम लोगों के लिए कर रहा है। बिल्कुल। और एक मजेदार उदाहरण भी है। डंजन्स एंड ड्रैगन्स जैसे टेबल टॉप गेम के खिलाड़ी अपनी काल्पनिक दुनिया, उसके किरदारों, इतिहास और नियमों को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ये कितना लचीला है। सही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक पत्रकार ने अपनी कंपनी की साल भर की समीक्षा लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसका अनुभव मिला जुला रहा। उसने पाया कि जो ऑटोमेटिक समरी बनी वो काफी सटीक थी। और इन्फोग्राफिक्स का क्या? इन्फोग्राफिक्स भी ठीक ठाक बन गए थे, लेकिन उनमें कुछ छोटी मोटी गलतियां थीं। जैसे एक जगह हेलुसिनेट की जगह हिल्लुसिनेट लिख दिया। अच्छा। यानी एआई नरक की सैर कर रहा था। ये छोटी मोटी गलतियां हमें याद दिलाती हैं कि पर्दे के पीछे अभी भी एक मशीन ही है। बिल्कुल। लेकिन उस पत्रकार के लिए जो फीचर सबसे ज्यादा काम का साबित हुआ वो था ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। ऑडियो वाला? हाँ, एक पैनल डिस्कशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस बात पे बहस हो गई कि किसी ने क्या कहा था। उसने बस नोटबुक एलएम में जाकर कुछ कीवर्ड्स टाइप किए और सेकंडों में ऑडियो के उस हिस्से पर पहुंच गई और उसे चलाकर दिखा दिया। ये पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत शक्तिशाली है। तो क्या काम नहीं आया? सीमाएं क्या थीं?
सबसे बड़ी सीमा थी सोर्स लिमिट। मुफ्त संस्करण में आप सिर्फ 50 स्रोत ही अपलोड कर सकते हैं, जो किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए नाकाफी है। ये तो बहुत काम है। हाँ, दूसरा, जिन वेबसाइट्स पर पे वॉल था, उनके लिंक काम नहीं कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने कही, वो क्या थी? वो ये थी कि टूल ने उसे जानकारी को संगठित करने में तो मदद की, लेकिन कहानी खोजने में नहीं। अच्छा। वो रचनात्मक चिंगारी, वो कनेक्शन बनाने का काम उसे पुराने तरीके से यानी खुद ही करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेहतरीन सहायक है, लेकिन ये आपका दिमाग नहीं बन सकता। ये आपके लिए रिसर्च को संश्लेषित कर सकता है, पर रचनात्मक खोज आपको ही करनी होगी। एकदम सही। यह आपका सहायक है, आपका विकल्प नहीं। और ये सिर्फ व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं है। नहीं। इसका एक पूरा एंटरप्राइज संस्करण भी है जो कंपनियों के लिए बनाया गया है। हाँ, और उसमें सुरक्षा और नियंत्रण पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब सारा खेल सुरक्षा और बड़े पैमाने पर उपयोग का है। हाँ, एंटरप्राइज संस्करण गूगल क्लाउड पर चलता है, जिसका मतलब है कि कंपनियां डेटा को किसी खास देश या क्षेत्र में रख सकती हैं, जैसे यूरोप में, ताकि GDPR जैसे डेटा कानूनों का पालन हो सके। और प्राइवेसी का क्या? सबसे जरूरी बात, कंपनियों के डेटा का इस्तेमाल गूगल अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। ये बहुत जरूरी है। और इसकी कीमतें भी अलग अलग हैं। एक मुफ्त संस्करण है, फिर एक प्रो टियर है जो लगभग $20-30 प्रति माह है। और फिर एंटरप्राइज के बाद सीधा अल्ट्रा टियर है, जिसकी कीमत लगभग $250 प्रति माह है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। ये VIP पास आखिर किसके लिए है? ये उन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स या छोटी एजेंसियों के लिए है जिनका पूरा काम ही क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस बनाना है। अच्छा। उनके लिए वाटरमार्क हटाने की क्षमता और 600 स्रोत तक की सीमा का मतलब है कि वे एक पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ इसी टूल में मैनेज कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक निवेश है। बिल्कुल। वो क्लाइंट को सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार इन्फोग्राफिक्स और स्लाइड्स दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? नोटबुक LM सिर्फ नोट्स लेने का एक और ऐप नहीं है। नहीं, ये रिसर्च करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। ये आपकी अपनी जानकारी पर आधारित एक भरोसेमंद पार्टनर है, और नैनो बनाना इसका वो विजुअल साथी है जो हैरान करने वाली सटीकता से तस्वीरें बना सकता है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव जेनरेटिव AI से सोर्स ग्राउंडेड सिंथेसिस की ओर जाना है। सोर्स ग्राउंडेड सिंथेसिस। हाँ। AI का भविष्य शायद सिर्फ नई चीजें बनाने में नहीं, बल्कि हमारे पास जो बेहिसाब जानकारी है उसे बेहतर ढंग से समझने, संश्लेषित करने और उसमें से मतलब निकालने में है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आपको अपने स्रोत अच्छी तरह से व्यवस्थित करने होंगे, वरना गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिसाब है। और अति यथार्थवादी इमेज जनरेशन के नैतिक सवाल तो हैं ही। और अंत में एक विचार जो हमारे स्रोतों से निकलकर आता है और जो भविष्य की एक झलक दिखाता है। गूगल प्रोजेक्ट एस्ट्रा जैसी चीजों पर काम कर रहा है। एक ऑलवेज ऑन नोटबुक जो शायद स्मार्ट ग्लास का उपयोग करके आपके दैनिक जीवन को वास्तविक समय में रिकॉर्ड और संश्लेषित करेगा। ये बहुत आगे की बात है। हाँ, ये आपकी असलियत पर एक स्थायी, खोजने योग्य मेमोरी की परत बना देगा। जरा सोचिए, हमारे दिमाग और याददाश्त के लिए इसका क्या मतलब होगा। अगर हम किसी AI असिस्टेंट से तुरंत पूछ सकें, 2 दिन पहले उस मीटिंग में मेरे बॉस ने बजट के बारे में क्या कहा था, और हमें एक सटीक स्रोत सहित जवाब मिल जाए। ये सुविधा और निगरानी के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है, जिसके बारे में हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए।